नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हमने बात की थी वन और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में। वनों को और वन्य जीव जंतुओं को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, अभयारण्य, नेशनल पार्क किस तरह से जीव जंतुओं के और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, वो सब की हमने बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जल के बारे में। हमें पता है कि जल ही जीवन है, तो हमारी पृथ्वी पर जीवन इसलिए उपलब्ध है क्योंकि यहाँ पे जल पाया जाता है। अब जल इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे हमारी सभी कार्यशैली पूरी होती है। हम पीने के लिए, नहाने के लिए, वस्त्रों के लिए, ठीक है, सिंचाई वगैरह सब चीज़ें जल पर निर्भर करती है। हमारी पृथ्वी का जो जल है, हमारी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी की सतह का 70% भाग जल में मग्न है। मान लो अगर ये पूरी हमारी पृथ्वी है तो इसमें से इतने से भाग को छोड़कर पूरी जगह पे जल है, जिसे हम समुद्र बोलते हैं। समुद्र हो गया, नदियां हो गई, ठीक है, जहाँ पे जल की उपलब्धता अधिक होती है। तो लगभग 70% भाग जलमग्न है और 70% जल में से भी हम 97.5% जल का उपयोग नहीं कर सकते। मान लो कुल जल 100% है, तो 100% जल जो पृथ्वी पर है उसमें से हम 97.5% जल को उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये समुद्र का जल होता है, समुद्र में पाया जाता है। और समुद्री जल होता है खारा, उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। वो नमक की मात्रा अधिक होने के कारण उसको बोलते हैं लवणीय जल। कौन सा जल? लवणीय जल। तो लवणीय जल ऐसा जल है जो 97.5% है, जिसका हम प्रयोग नहीं कर सके। बचा कितना? 2.5% फ्रेश वाटर, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। पर यह भी कहाँ पाया जाता है? इसमें से भी 68.7% तो ग्लेशियर्स में पाया जाता है। मतलब ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के पहाड़, बर्फ के पहाड़ों में, जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी जो और बचा हुआ है वो ग्राउंड वाटर है और कुछ झीलों में और नदियों में पाया जाता है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ से मोटे मोटे अक्षरों में देखें तो 100% में 97.5% तो समुद्र में खारा है, जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। बचा 2.5%, इसका भी बहुत ज़्यादा भाग क्या है? ग्लेशियर में है। ग्लेशियर मतलब बर्फ के पहाड़ों में। और बचा जो थोड़ा बहुत है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जल की कितनी आवश्यकता है और इसको क्यों संरक्षित हमें करना चाहिए। अगर संरक्षित नहीं करेंगे इसको तो ये जो इतना सा भाग है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो ये तो जल की मोटी मोटी चीजें थी कि किस प्रकार से जल की हमारे लिए आवश्यकता है। अब बात करते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन की। जल संरक्षण प्रबंधन की बात करें तो इसके 3 सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला सिद्धांत है जल की उपलब्धता बनाए रखना। जल की उपलब्धता को बनाए रखो कुछ न कुछ प्रयास करके। दूसरा, जल को दूषित होने से बचाओ। और तीसरा, अगर कोई जल दूषित हो गया हो तो उसको पुनर्चक्रण करो, उनको फिर से स्वच्छ करो और दोबारा उसका प्रयोग करो। तो पहला तो उपलब्धता को बनाए रखो, दूसरा दूषित ना करो, और अगर दूषित हो भी जाए तो उस जल को स्वच्छ करके पुनर्चक्रण करना चाहिए। ये कुछ बात है। आगे चलते हैं कि जल संरक्षण तो हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले जल की बात करेंगे तो जल जो हमें प्राप्त होता है वो वर्षा से प्राप्त होता है। अब वर्षा का जो जल है उसको हमें संरक्षित करना चाहिए। संरक्षित कैसे करेंगे? हमने देखा है कि बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि जो वर्षा का जल है उससे उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। कुछ सीमेंट की टंकियां बना ली जाती है, या फिर जो छत से जल गिर के आता है, कोई अपनी छती इस तरह से बनाते हैं कि वहां से जो जल गिर के आता है उसको वो नीचे किसी टैंक में झेल लेते हैं, ताकि आने वाले समय में जब गर्मी का समय आता है या जब उपलब्ध जल की स्तर कम हो जाता है तो उस जल का प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा जल संरक्षण की विधियां अपनाकर हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा है घरेलू उपयोग में होने वाले जल को कम बर्बाद करें।
ज़्यादा बर्बादी ना हो, अनावश्यक ढंग से उसको बहाया नहीं जा सके, जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग करें। अगला है जल को दूषित होने से रोकना। जल को दूषित होने से कैसे रोक सकते हैं कि कोई जलाशय है उसमें कचरा ना डालें, प्लास्टिक ना डालें। ठीक है, ये सब क्या है, दूषित चीज़ें होती है जो जल को और ज़्यादा गंदा कर देती है। ठीक है, तो जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। सिंचाई में फव्वारा विधि अपनाना चाहिए। फव्वारा विधि क्या होती है? फव्वारा विधि या फिर एक और विधि होती है बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि वो फव्वारा विधि से भी अच्छी होती है। फव्वारा विधि में क्या करते हैं कि मान लो एक पाइप लगा देते हैं खेत में, ठीक है, कुछ दूरी पे 2-3 पाइप इस तरह लगे रहते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक फव्वारा लगा होता है जो गोल गोल घूमता है। तो इस पाइप से पानी जाएगा और ये फव्वारा क्या करेगा, पानी का छिड़काव करता रहता है। ठीक है, तो पूरी जो आसपास के पौधे हैं उनमें फव्वारा विधि से सिंचाई हो जाती है। जबकि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, तो इस पौधा है तो इस पौधे की जड़ों में होके पाइप बिछा रहता है और उसमें छोटा सा छेद होता है, वहां से बूंद बूंद करके जो है उस पौधे की जड़ों में पानी जाता है। इससे पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है। तो सबसे अच्छी सिंचाई पद्धति बूंद बूंद सिंचाई पद्धति ही कहलाती है। तो इस सिंचाई पद्धति का उपयोग करने से जो जल है उसका वेस्टेज कम होता है। अगली बात करें जल का पुनर्चक्रण करके। जो दूषित जल है उसको छान के उबाल कर दोबारा प्रयोग कर लेना चाहिए। जल संबंधित कुछ ऐसे कानून बनाएं कि लोग उसके बारे में जागरूक हो, और उस कानून रहेंगे तो लोग डरेंगे कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। लोगों को जागरूक बनाएं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, जल का संरक्षण और प्रबंधन में आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और विधियों की बात करते हैं जिससे वर्षा के जल को संरक्षित किया जा सके। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है खडीन। खडीन क्या होता है? खडीन में क्या होता है कि दोनों साइड मिट्टी के ऊंचा एक दोहरा टाइप का बना होता है। दोहरा का मतलब होता है ऐसा, जैसे हम गांव में देखते हैं कि जो पानी आता है ट्यूबवेल का, मान लो ये ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी आया, ठीक है, तो एक मिट्टी का दोहरा बना होता है। ठीक है, इस दोहरे में होके पानी जाता है अपने खेत की क्यारियों तक। तो इस दोहरे में क्या होता है कि दोनों साइड क्या होता है, मिट्टी से थोड़ा ऊंचे आकार का इसको बना देते हैं ताकि इसके अंदर पानी बह सके। ठीक है, तो उसी तरह दोनों तरफ मिट्टी की दीवार होती है खडीन में, और एक तरफ मजबूत दीवार होती है पत्थर की, और इधर से ढलान होती है। तो जो पानी आता है वो इस ढलान के माध्यम से इसके अंदर भर जाता है। ठीक है, तो दो तरफ तो क्या होगी, दो तरफ मिट्टी की मोटी दीवार और एक तरफ जो है वो पक्की दीवार होती है। और जो एक तरफ बचा, जिस तरफ खाली रहा, चारों में से दो तरफ तो क्या हो गई, मिट्टी की दीवार हो गई, एक तरफ पक्की दीवार होगी, और एक तरफ ढलान रहती है, ढलान। तो ढलान क्या करेगी कि जब वर्षा का जल आएगा तो उस ढलान के माध्यम से उसके अंदर भर जाता है। तो इसी टाइप की चीज को बोलते हैं खडीन। इस चित्र में देखो, इधर ये मिट्टी की दीवार है, उधर भी मिट्टी की दीवार है, ये पीछे पत्थर की दीवार है। ठीक है, और इधर ढलान से ये क्या है, पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। जो बारिश का पानी आएगा वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और कुछ ज्यादा टाइम तक इसको प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि ये धीरे धीरे सूख जाता है, पर कुछ समय तक इसको प्रयोग कर सकते हैं वर्षा के जल को। तो खडीन एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका प्रयोग करके हम वर्षा के जल को संरक्षित कर सकते हैं। अगली बात करते हैं तालाब की। तालाब को हम सबको पता है कि वर्षा जल संरक्षण की ये अच्छी विधि है और हर गांव में लगभग तालाब पाए जाते हैं। ठीक है, तालाब का एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसका पानी पीने योग्य होता है, पीने योग्य पानी होता है इसमें। इससे हम पानी तालाब में, गांव में देखा भी होगा कि लोग तालाब पे पानी लेने आते हैं, तो ये पीने योग्य पानी इसमें इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, और तालाब की जो तलछटी होती है, तालाब की तलछट,
तालाब की तलछट पर एक कुआं बना होता है, कुआं बना होता है, उसे बोलते हैं बेरी, उसे बेरी कहते हैं। तो कोई पूछे कि बेरी क्या है, कि बेरी एक कुआं है जो तालाब की तलछट पे बना होता है, और तालाब का काम क्या है, वर्षा जल के को संरक्षण करना। तो 2 विधियों की हमने बात की। अगली विधि देखते हैं, झील। झील प्राकृतिक तरह का एक जलाशय है जो प्रकृति ने खुद बनाती है, और ये भी क्या है, तालाब से बड़ी साइज का होता है। तालाब तो छोटे आकार का होता है, बट तालाब को अगर बड़े आकार में देखें तो वो एक झील की तरह हम उसको कह सकते हैं। और वैसे भी बात करें तो अपने राजस्थान में तो झीलों की नगरी उदयपुर है, उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। अजमेर में भी झीलें हैं, जैसे अजमेर में आना सागर झील है, ठीक है, आना सागर झील अजमेर में पाई जाती है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी झील है, कायलाना झील, ठीक है। तो तालाब का एक बड़ा रूप ही झील होती है। झीलों में और क्या क्या बड़ी चीज कर सकते हैं कि इसमें बोटिंग होती है, मछलियां इसमें होती है, मछलियां पकड़ते हैं लोग बाग, ठीक है। तो झील का साइज काफी बड़ा होता है तालाब के कंपेयर में। अगली बात करें बावड़ी। बावड़ी किसकी बनी होती है, पत्थरों की, पत्थरों की बनी होती है, पत्थरों की बनी होती है, और ये गहरी भी होती है, गहरी भी होती है इस तरह से। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि पत्थरों की बनी हुई है और ये गहरी भी होती है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें सीढ़ियां बनाई जाती है ताकि पानी लेने के लिए इसमें जाया जा सके। आसपास चारों तरफ कुछ सीढ़ियां बनाई जाती है ताकि सीढ़ियों से उतर के पानी को प्रयोग में लाया जा सके। तो हमने 4 चीजों की बात की, पहला खडीन, दूसरा तालाब, तीसरा झील और अगला था बावड़ी। अब अंतिम जो वर्षा जल संरक्षण की विधि है उसमें है टोबा। टोबा क्या है, टोबा जहाँ पे सूखे क्षेत्र होते हैं जैसे रेगिस्तान वगैरह, तो रेगिस्तान में क्या होता है कि इस आकृति में क्या होता है कि वर्षा का जल जो होता है वो गड्ढा भरा हुआ है, उसी को बोलते हैं टोबा। तो जगह जगह पे ऐसे टोबे होते हैं जहाँ पे वर्षा का जल संरक्षित होता है और आसपास के आके जो अपनी प्यास यहाँ पे बुझाते हैं, और इस तरह से वर्षा के जल को संरक्षित करके ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें वर्षा जल संरक्षण के बारे में हमने देखा। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। अगली वीडियो में और बात करेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, और एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसका जिक्र बहुत इतिहास में होता है, चिपको आंदोलन, उसकी भी बात करें।